नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। देश में लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी कई मौकों पर एक देश एक ही चुनाव की बात कर चुके हैं। अब इस हकीकत में तब्दील करने के लिए केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र भी बुला लिया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बाकायदा एक कमेटी भी तय है, जी हां, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। साथ ही पूर्व न्यायाधीश, पूर्व चुनाव आयुक्त और पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक देश एक चुनाव को लेकर विपक्ष की पार्टियों ने मोर्चा भी खोल दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जब 1992, 57, 62 और 67 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हो चुके हैं, तो आज दिक्कत किस बात की है? जब एक साथ चुनाव होने से पैसा और वक्त बचेगा तो विरोध क्यों? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान। एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं हैं। अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को नहीं पूछे, अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाए, किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। अरे स्पेशल सेशन मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया, जब आप चाइना अपनी जमीन हड़प कर ले रही है, कब्जा कर लिए, उसके लिए नहीं बुलाया। लोग तंग और तबाह, इसमें ये हमारा नोटबंदी के वक्त परेशान थे, माइग्रेंट वर्कर परेशान, उस वक्त नहीं बुलाया। जब जब मुल्क अपने मुश्किल में रहता, उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया। अब क्यों बुलाए मुझे मालूम नहीं, आज का एजेंडा क्या है उनका मालूम नहीं। तो ये देश चलाने की रीत नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है। क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है, और 1.5 महीने का एक कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है। ये न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा, उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है। मैं इसका स्वागत करता हूं। जो मीडिया में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा, ये नहीं हो सकता है। ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें यह निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में हालिया इलेक्शन हुआ, क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे? तो वन नेशन वन इलेक्शन मुझे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो अब ये नहीं मालूम कि क्या एक
बड़ी राजनीतिक बहस भी इस पर छिड़ गई है। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि लोकसभा चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है। आपको कुछ आंकड़े बताते हैं और दिखाते हैं जिससे आप अंदाज लगा सकेंगे कि आखिर पैसा कितना खर्च होता है लोकसभा में। 2009 की बात करिए, 1100 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। आगे आइए, 2014 में 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये हम आपको आंकड़े बता रहे हैं हर लोकसभा में कितना पैसा। 2019 जो हाल ही में चुनाव हुआ था, 4.5 साल पहले, लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था। ये सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया कि किस चुनाव में कितना पैसा खर्च हुआ था। सीधे आपको स्टूडियो ले चलेंगे और वहां समझेंगे अपने पॉलिटिकल पैनल के साथ कि आखिर जो ये पैसा बच रहा है, समय बच रहा है और साथ ही साथ एक काम करने की आजादी मिलती है। क्योंकि कई बार लोग ये समझते हैं कि आप हर 6 महीने में चुनाव होता है, आचार संहिता लग जाती है, कोई भी मशीनरी हो वो काम नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि चुनाव हो रहा है। आगे बढ़े अपने पॉलिटिकल पैनल पर, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है। आज देश का सवाल है, पहले भी एक साथ चुनाव होते थे तो अब दिक्कत क्यों है? एक देश एक चुनाव करना असंवैधानिक क्यों कहा जा रहा है, ये समझेंगे। एक साथ चुनाव कराने से विपक्ष परेशान क्यों है? एक साथ चुनाव से पैसा बचेगा, वक्त बचेगा, तो विरोध किस बात का है? हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल होगा। निगत अब्बास बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, पंकज श्रीवास्तव जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अश्विनी दुबे जी संविधान विशेषज्ञ हमारे पास हैं, साथ ही साथ प्रवीण कुमार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के पास है। समझने की कोशिश करेंगे विपक्ष क्या चाहता है। क्या विपक्ष चाहता है कि ये चीजें ना हो, जैसे चुनाव की प्रक्रिया चलती रहे, हजारों करोड़ रुपए लगता रहे, हर 6 महीने में आदमी काम ना कर पाए, सिर्फ और सिर्फ कैंपेन में लग जाए? निगत जी आपके पास आएंगे। ये बड़ा सरप्राइजिंग था। पहले तो मैं ये जानूंगा, क्योंकि कमेटी बनी है अभी, ये नई जो लोकसभा है उसका विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है वो माना जा रहा है कि नई लोकसभा में ही लोग बैठेंगे। इसके पहले इसका अनावरण हुआ था, लेकिन जो मॉनसून सत्र था वो पुरानी संसद में ही चला। निगत जी आपके पास, बार बार प्रधानमंत्री जी ये चीज बोल चुके हैं, बीजेपी बार बार बोल चुकी है, विपक्ष कह रहा है साहब ये सेशन बुलाना जरूरत क्या थी, वन नेशन वन इलेक्शन, क्या आप मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब कर रही हैं? राकेश जी, आप सभी को, हम सभी को और पैनल पे हमारे जितने साथी को पैनलिस्ट बैठे हैं उन सभी को एक समय याद होगा जब हम स्कूल में हुआ करते थे। अच्छा खासा पूरा दिन बीत रहा होता था, बड़ी मस्ती हो रही होती थी, कभी पढ़ाई हो रही होती थी, बच्चे अपना जो सिलेबस है वो पढ़ रहे होते थे और ऑल ऑफ अ सडन एक सब्जेक्ट की पर्टिकुलर टीचर आकर अनाउंसमेंट कर देती थी कि लंच के बाद एक सरप्राइज टेस्ट है आपका इस सब्जेक्ट का। हाँ। अब बच्चे सारे हैरान परेशान कि ऐसा ना हो कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए, ऐसा ना हो जो हमें जो क्वेश्चन है उनके आंसर भी ना पता हो, और ऐसा ना हो जाए कि इस एग्जाम में, इस टेस्ट में, सरप्राइज टेस्ट में जो मार्क्स है वो एनुअल रिपोर्ट में आ जाए। बच्चे हैरान हो जाते थे। कल से विपक्ष का इसी प्रकार कुछ हाल हो रहा है। सिर्फ ये कहा गया है कि 18 से 22 तक एक विशेष सत्र बुलाया गया। आप लोग कयास लगाए जा रहे हैं, आप लोगों को डर बैठ गए कि वन नेशन वन इलेक्शन ना आ जाए, कभी कह रहे हैं यूसीसी ना आ जाए, कभी कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण ना आ जाए, और कभी कह रहे हैं विमेन रिजर्वेशन ना आ जाए। अरे कयास लगाने से क्या होता है? और चलिए आपके सूत्रों के हवाले से जो आप कह रहे हैं, आपकी इज्जत रखते हुए हम मान लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो कौन सी नई बात है? आपने अपनी स्टोरी में भी दिखाया कि किस प्रकार 1951 से लेकर 1967 तक लगातार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करे गए थे, तो इसमें कौन सी नई बात है? और छोड़िए, अब आप चर्चा की यहाँ पर बात कर रहे थे, तो मुझे बताइए 1983 में जो फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट थी इलेक्शन कमीशन की, उसमें उन्होंने साफ बोला था कि ये जो है लोकसभा और विधानसभा, इनके चुनाव साथ होने चाहिए, ये भारत के लिए बेहतर है। 1999 में 170th रिपोर्ट थी लॉ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन की, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम इस तरीके से चुनाव कराएंगे, दोनों को साइमल्टेनियस कराएंगे, विधानसभा और लोकसभा, तो ये बहुत आसानी से हो भी सकता है और हमारे देश के लिए बेहतर है। 2015 में पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा था अपनी 79th रिपोर्ट में कि हाँ, अगर हम इस तरीके से कराएंगे, चुनाव साइमल्टेनियस होंगे तो देश के लिए बेहतर होगा, बहुत ज्यादा टैक्स बचेगा, जनता के लिए बेहतर होगा, पॉपुलेशन के लिए बहुत बेहतर सिचुएशन हो जाएगी। मैं इस पर नहीं हूं। मैं निगत जी, दो चीजें। पहला, विपक्ष कह रहा है आपने सेशन बुलाया है, अभी इस बात की गारंटी नहीं कि सेशन में आएगा, ये कैओस है, सूत्र थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। रामनाथ कोविंद जी पूर्व राष्ट्रपति जी को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, जेपी नड्डा जी मिलने गए थे, ये चीज बिल्कुल सामने खड़ी। सवाल ये विपक्ष कह रहा है, आप बताओ तो साहब ये कर रहे हैं। पहला, कोई बुलेटिन जारी नहीं हुआ है, विपक्ष को जानकारी नहीं है ये सेशन किस लिए बुलाया गया। सरप्राइज टेस्ट भी आपने कहा होगा, तो जब सरप्राइज टेस्ट होगा तो बताया जाएगा ना साहब ये सवाल है, वो तो बताया नहीं गया। और पार्लियामेंट की एक परंपरा है कि अगर आप बुलाते हैं सेशन तो विपक्ष को जानकारी देते हैं कि साहब ये बिल है,
ये एजेंडा है, इसलिए हम बुला रहे हैं। आज राकेश जी तारीख क्या है? महज एक तारीख है, पहली तारीख है सितंबर मंथ की। कब से है विशेष सत्र? 18 तारीख से। अरे थोड़ा सब्र रखिए। आपको क्यों डर लग रहा है? कब कपाहट क्यों हो रही है? थोड़ा इंतजार करिए। ठीक है। हो सकता है आपको मैंने बता पंकज दिया श्रीवास्तव जरूरी जी हमारे है, साथ हो रहा है। हैं। पंकज जी, आप निगट जी कह रही है लगा- सरप्राइज लगा- टेस्ट है, तो कोई कैसे तो काम घबराहट करेगा? किस बात की? कहा थोड़ा इंतजार करिए, आज तो 1 तारीख है जनाब, अभी तो 17 दिन बाकी है। और दूसरा, आपका अपना पक्ष क्या है? अगर वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी और बिल आता है, सहमति बनती है, तो क्या कोई दिक्कत है विपक्ष को? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और वन नेशन वन इलेक्शन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो पहले होता नहीं रहा। कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई हैं जिससे ऐसा नहीं हुआ और वो हमारी संवैधानिक स्थिति है। मसलन हाँ। अगर आप वन इलेक्शन वन नेशन की बात करते हैं तो क्या अभी जो कर्नाटक में या अभी जो हिमाचल में जो नई सरकार बनी है, हाँ। या जिन विधानसभाओं का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, उनके अभी कार्यकाल में 1 साल 2 साल बाकी है, क्या आप उन सबको भंग कर देंगे? कोई तो आपको इस संसदीय व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए। किसी ने नहीं मना किया। ये देश जब आजाद हुआ तो सब एक साथ ही हो रहा था। ठीक है। लेकिन एक पार्टी जो ऑपरेशन लोटस के तहत सरकारों को तोड़ने के लिए मशहूर है बार बार, हाँ। वो आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। वो क्यों कर रही है? एक सेठ जी का लड़का इम्तिहान में फेल हो गया और जब लोगों ने कहा यार ये फेल हो गया और उस पर बात होने लगी, तो उसने कहा हम दरअसल जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर एक बहुत बड़ा सेमिनार करने जा रहे हैं, वहां बात। अरे 10 साल से आपकी सरकार है, आप इस विषय पर पूरे विपक्ष को लेकर कायदे से बात करते, इसके सभी पहलुओं पर बात करते, एक निश्चित स्थिति में सब लोग पहुंचते। आज जब आप पूरी तरह से अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, 10 साल का लगभग आपका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, जब ये देश महंगाई बेरोजगारी की आग में झुलस रहा है और जब इस देश के विपक्ष ने मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का अभियान शुरू कर दिया है, तो अचानक आप कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन। अरे भाई, इलेक्शन क्यों होते हैं? ठीक है, तो एक मिनट पंकज जी, इसलिए कि सरकार बनती नीरज है जी, और सरकार क्यों कांग्रेस बनती कह रही है कि साहब जब इंडिया अलायंस बन गया, जब आपको लगा कि आपकी जमीन खिसक रही है, तो आप नया शिगुफा लेके आ गए। नहीं, मैंने तो अभी कहा ना, कहा वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है, तो हम तो मान रहे हैं, लेकिन आपके सूत्रों के आधार पर। अब जरा मेरे भाई की यहाँ पर जानकारी मुझे दुरुस्त करनी पड़ेगी। इनको याद दिलाना होगा कि 324 जो आर्टिकल है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वहाँ के वो अधिकार है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा के जो चुनाव है वो कितना समय रहेगा और कैसे चुनाव होंगे वो डिसाइड कर सकते हैं। तो आप उन पर छोड़ दीजिए ना, बिल की बात। दूसरा, छोड़ कैसे दें घमंडिया साहब? लाइन अभी को मैं 100 दिन हुए सरकार बनने के और आप कह रहे हैं कि और हटा आपने के यहाँ फिर से चुनाव होगा। देखिए, आप किसी क्या बात कर बीच में रहे नहीं हैं? बोली, मुझे अरे अंडरस्टैंड संघीय ढांचा भी कोई चीज होती है। रख पाऊँ। ठीक है, एक मिनट आ रहा हूं निकट जी, एक मिनट आ रहा हूं हमारे साथ। निकट जी एक मिनट जरा कानूनी दाव। अश्विनी दुबे जी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हमारे साथ। निकट जी सिर्फ 60 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास, और धर्मेंद्र जी आपके पास भी, प्रवीण जी आपके पास भी। एक बार अश्विनी दुबे जी के पास है। अश्विनी, 2 पक्ष है। पहला पक्ष तो ये है कि मैं व्यक्तिगत रूप में मानता हूं कि साहब हर 6 महीने पे चुनाव नहीं होना चाहिए देश में। एजेंसीज काम नहीं कर पाती, मंत्रालय काम नहीं कर पाते हैं, आधा टाइम आपका साल का निकल जाता है चुनाव प्रचार करने में, सरकारें बनवाने में, फिर सरकार का एजेंडा लागू कराने में। ठीक है, लेकिन अब सेकंड पार्ट पे आइए, संविधान क्या कहता है। मान लीजिए जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं या एनडीए के पार्टनर्स हैं, वो कहते हैं साहब हम वन नेशन वन थ्योरी के साथ खड़े हुए, 15 स्टेट साथ में आ गए आपके। अब जो पंकज जी ने उदाहरण दिया वो सबसे फिट एग्जाम्पल है कि 100 दिन हुआ कर्नाटक में सरकार बने हुए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं साहब हम क्यों करवाएं, हिमाचल के चीफ मिनिस्टर कहते हैं साहब हम क्यों कराएं, हमने तो अभी चुनाव देखा है। ऐसी स्थिति में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? देखिए, ये वन नेशन वन इलेक्शन अभी इतनी जल्दी इसलिए नहीं हो सकता है कि स्टेट्स इसमें इक्वल स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, और स्टेट्स अगर इस इक्वल स्टेक होल्डर्स हैं तो पार्लियामेंट कोई डिसीजन लेती भी है तो वो ट्रू लेटर स्पिरिट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट्स के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। उनको सहमति में उनके साथ बात करके और डिबेट करके तब हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन। इसलिए ये अगर थ्योरी चल रही है और आज ही अगर नोटिफिकेशन आया
और ये कह दे कि अगला लोकसभा चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन राज्य विधानसभाओं के साथ होगा, तो ये इम्पॉसिबल है कॉन्स्टिट्यूशनली भी और प्रैक्टिकली। दूसरा, वन नेशन वन इलेक्शन हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के मूल रूप में, हमारी संविधान का सोल भी। लेकिन आजादी के बाद से आप देखिए 1952 में, 57 में, 62 में, 67 में चुनाव वहां रहा, लेकिन 68-69 में विधानसभाओं को विभिन्न कारणों से पहले भंग कर दिया गया। तो जो रिमाइंडर पीरियड जिन विधानसभाओं का है कि 1 साल से कम है, 6 महीने का, उनको तो आप ले सकते हैं। लेकिन कर्नाटक का जैसे आपने एग्जांपल दिया, राजस्थान, आपने हिमाचल प्रदेश का एग्जांपल दिया, तो वहां ऐसा संभव नहीं। तो इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट इसलिए करना पड़ेगा कि क्योंकि बिना एक सरकार के 6 महीने तक तो आप रख सकते हैं, या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, तो अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तीसरा, देखिए निश्चित तौर पर पूरे देश भर में हम एक साल में औसतन 5 से 7 चुनाव होते हैं, माने भारत हमेशा चुनावी मोड में रहता है। ठीक है, मैं एक मेरा सप्लीमेंट्री सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कहा वो तो मैं आपका समझ गया, क्या यह भी प्रावधान है कि जितने स्टेट्स हैं अगर उसके आधे स्टेट्स रजामंदी देते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मान्य होगा सारे स्टेट्स पर, या इंडिविजुअल स्टेट से आपको रजामंदी लेनी पड़ेगी? नहीं, 17 से 18 स्टेट्स की रजामंदी आपको लेनी पड़ेगी। अभी अगर हम अपने राज्यों के जो नंबर हैं उन नंबर को देखिए, आधा नंबर तो कहीं भी नहीं है। लोकसभा में भी कोई, विधानसभा में भी, या कहीं भी कोई बिल पास करने के लिए भी 2/3 बहुमत उसको कहते हैं, ये जनता का मैंडेट है। तो आपको एटलीस्ट 17 से 18 राज्यों को अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। तो ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम एक देश का नागरिक होने के नाते अगर सोचें, तो देखिए वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारा जो जनता का पैसा इसमें खर्च होता है। बहुत सारे लोग जो कर्मचारी, अधिकारी, जो टीचर्स हैं, अब जैसे बिहार में बात हो रही है कि टीचर्स को नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज के लिए लगाते जा रहे हैं, तो टीचर्स का काम पढ़ाना है, तो वही टीचर बैलेट पेपर लेकर जाएगा, वही टीचर मतगणना करवाएगा, वही टीचर नाम जोड़ेगा। तो ये सब चीजें 2/3 वाला फॉर्मूला समझ में आता है। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ प्रवीण कुमार जी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने जी। प्रवीण जी, अगर एक साथ चुनाव होता है, आपकी पार्टी का मत क्या है? क्या ये ठीक बात है? होना चाहिए? वक्त बचेगा, प्रशासनिक अधिकारी जो लगे रहते हैं चुनाव में उनका वक्त बचेगा, और 5 साल इंटाइटलमेंट होगा, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंटर हो। एक बार में चुनाव खत्म, अब 4.5 साल तक कोई राजनीति नहीं, काम करिए, चाहे स्टेट में रहिए या सेंटर में रहिए। जी देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो पॉलिसी इसकी बात कर रही है, इनकी नीयत क्या है? इनकी नीयत है पूरी तरीके से देश को गुमराह करना। जब से ये इंडिया गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। कभी ये यूसीसी की बात करते हैं, अब यूसीसी का मुद्दा फिर गायब कर देते हैं। फिर ये जैसे इतने सालों से सिलेंडर का रेट जो इन्होंने आज तक नहीं घटाया, इंडिया के गठबंधन के दूसरी मीटिंग के बाद इन्होंने रेट जो है 200 रुपए कम कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को बताता है। उसके बाद आज इन्होंने वन नेशन वन पॉलिसी की बात कर दी है। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह करना चाहती है। इनको लगता है कि देश जो है वो देश के लोगों को मूर्ख समझती है। ये बेरोजगार की कोई बात नहीं करते, जो 2 करोड़ की नौकरी की बात करी थी उस पर कोई बात नहीं करते। महंगाई जो है वो चरम पर है, महंगाई जो है आसमान छू रही है, उस पर ये लोग कोई बात नहीं करते। ठीक है, निगट जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए क्या? और ये आ रहा हूं धर्मेंद्र जी आपके पास। निगट जी, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये जो इंडिया अलायंस बना, इसी से आपने 200 रुपए सिलेंडर के रेट घटा दिए। अलायंस इतना इंटैक्ट है, 3 बैठक हो चुकी है, आज कमिटीज बन चुकी है, इसलिए आपको लगता है कि नहीं मामला गड़बड़ है, कुछ चुनाव पहले कराइए या साथ में कराइए, एक नई धारणा पैदा कर दीजिए, एक नई चर्चा का विषय सामने आ गया। राकेश जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब ने यहाँ पर अभी एक बात कही कि जो ये INDI इज इक्वल्स टू घमंडिया अलायंस बना है, इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी हिल गई। अरे भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के नेतृत्व में हिल तो आप लोग गए हैं, तभी तो जो जानी दुश्मन कल हुआ करते थे आज हम साथ साथ है चला रहे हैं। खैर, अब आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। अब लेकिन पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा इतिहास, बात कर लेते हैं रिफॉर्म जब आए थे भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के नेतृत्व में तो क्या रहा। जैसे 370 को एब्रोगेट किया गया, उसको खत्म किया गया, तब विपक्ष ने निरंतर एक हाहाकार मचाया कि देखिए कश्मीर का क्या हाल हो जाएगा, भारत से टूट जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए 370 खत्म होने के बाद किस प्रकार मुख्यधारा से जम्मू कश्मीर जुड़ा, ये आपके हमारे सामने है। किस प्रकार वहां पर
1.5 लाख से अधिक पीएम आवास योजना के तहत लोगों को घर मिल रहे हैं। वहां पर इन्वेस्टमेंट बड़ी बड़ी कंपनी 20,000 करोड़ से अधिक कर रही है ताकि लोगों के लिए वहां पर इंडस्ट्रीज लगाई जाए, ताकि वहां पर जॉब 3,000 से अधिक वहां पर सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के साथ को मिल रही है, जो वहां पर अब तक 370 से पहले जो वंचित हुआ करती थी। उसके अलावा ट्रिपल तलाक के ऊपर भी इन्होंने बड़ा हाहाकार मचाया था, भैया ट्रिपल तलाक में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए किस प्रकार मुसलमान महिलाएं सशक्त हो गई हैं। उसके बाद एक और बात, इन्होंने एक और हाहाकार मचाया था जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी कि आप देखिएगा बंटाधार हो जाएगा, इकोनॉमी आप फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ठीक है, आपने 3-4 इश्यूज बताए, इसके बाद ट्रिपल तलाक भी आ गया। ठीक है, ठीक है, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। हाँ, कंप्लीट 10 सेकंड दीजिएगा राकेश जी। यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन की जब चर्चा करें, कल ही आई है रिपोर्ट, आप देखिए 7.8% जीडीपी ग्रोथ है हमारी। हमने चाइना और यूएस जैसी कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया, पछाड़ दिया। और सबसे ज्यादा इकोनॉमी कैसे बूम होती है? स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर आप लोग निफ्टी का मिड कैप देख रहे हो या स्मॉल कैप देख रहे हो या सेंसेक्स, दोनों 200% से अधिक ग्रोथ पर बढ़ रहा है, जिसमें भी हमने चाइना, यूएस और जर्मनी जैसे देशों को पछाड़ दिया। ये हमारी इकोनॉमी है। यहाँ पर ये रिफॉर्म्स आया। और एक और चीज, यूपीआई की आप ट्रांजैक्शन देखो, 10 बिलियन ट्रांजैक्शन। ठीक है, आपने 6 बड़ी बातें निगत जी बताई। ठीक है, धर्मेंद्र जी हमारे साथ है। धर्मेंद्र जी, कोई भी सरकार जब इतनी मेजॉरिटी के साथ हो तो वो फैसले लेती है और बड़े फैसले लेती है। उसका दो तरफ हिस्सा होता है, एक नफा एक नुकसान। निगत जी ने 5 बड़े फैसले बताए। जब फैसले हुए तो उस वक्त भी विपक्ष ने बहुत विरोध किया, चाहे वो 370 हो, डिमोनेटाइजेशन हो, ट्रिपल तलाक हो, बहुत विरोध हुआ। लेकिन उसके बाद भी मैंडेट सरकार को मिला। यह भी एक बड़ा रिफॉर्म होगा अपने आप में, 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं धर्मेंद्र? राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी का जनता सरोकार है ही नहीं। जिस बात का दावा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कर रही है कि डीमोनेटाइजेशन से बहुत फायदा हुआ, इनको शायद जानकारी नहीं है कि डीमोनेटाइजेशन से भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म होने का कगार पे हो गई थी और जीडीपी माइनस में चला गया था। और जीडीपी माइनस में इस देश का कभी भी नहीं गया। आजादी के बाद आज तक, डीमोनेटाइजेशन के बाद, आजादी के बाद इतिहास है कि कभी भी आपका जीडीपी माइनस में नहीं गया। लेकिन माइनस में ले जाने के बाद छाती पीट पीट पे चिल्ला रहे हैं हमने बहुत बढ़िया काम कर दिया। दूसरी बात, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया। जी एक मिनट सुन लीजिए, आप मुझे बता दीजिए, अब सुन लीजिए, अब मैडम सुन लीजिए, इतना आप बोली है, कम से कम दूसरे के बीच में मत बोलिए, इतना शिष्टाचार तो निभाइए कम से कम। दूसरी बात, जो इस देश की इकोनॉमी है, अगर आप किसी एक व्यक्ति की आय 2014 में 7.1 अरब डॉलर से आज 150 अरब डॉलर कर दोगे तो इससे भ्रष्टाचार कैसे कम हो जाएगा, मुझे बता दीजिए। तीसरी बात, ये कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे भारत की, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, 5 में 10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए। अगर आज आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की बनाना चाहते हैं तो 15% ग्रोथ रेट होना चाहिए। बहन जी खुद बोल रही 7.8 है। अब 7.8 15 कब होगा, तब जाकर के भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन होगी। सुन लीजिए, मेरे 5-6 सवाल पूछा था ना आपने, सारे के जवाब ले लीजिए। उनको आपने 2 बार समय दे दिया, मुझे 1 बार दिया है, मेरी बात भी नहीं आने दे रहे आप। तो अगर जिस दिन ये दहाई में चले जाएंगे, इनको ये पता नहीं है कि इससे पहले की सरकार 9.5 ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही थी, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी दहाई का आंकड़ा नहीं छुआ है और बातें बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हैं। तीसरी बात मैं बता रहा हूं कि जो रिफॉर्मेशन की बात है, रिफॉर्मेशन तो अच्छा होता है, इसमें कौन सी बात नहीं बात है भाई। अगर आप एक चुनाव कराएंगे तो उससे पैसा बचेगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि जैसे कोई बीमार व्यक्ति हो, उसे हमें किडनी बदलवानी है, तो किडनी बदलवानी है, उसमें तो कोई कहेगा किडनी बदलवानी है, लेकिन उसका हम शुगर नापेंगे, उसका बीपी नापेंगे, ठीक है, वो एस्टेब्लिश आ रहा हूं धर्मेंद्र जी, आ रहा हूं आपके पास। मैंने पॉइंट ले लिया। निगत जी आपके पास भी आ रहा हूं, एक बार पंकज जी के पास जाना है। पंकज जी, थोड़ा सा आंकड़े से अलग राजनीतिक सवाल, ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, इन 5 राज्यों को चुनाव से इसको जोड़कर देखा जाए या नहीं, पहला। दूसरा, कई जगह आप देखिए जो लोकल लेवल है, स्टेट लेवल पर, वहां बीजेपी से लोगों को नाराजगी है, लेकिन वो कहते हैं नहीं साहब बीजेपी से नाराजगी है, नरेंद्र मोदी से कोई नाराजगी नहीं। तो क्या राजनीतिक रूप से बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा कि जब एक साथ पार्लियामेंट और स्टेट के इलेक्शन होंगे, एक साथ कैंपेन होगा, तो जो भी वोट पड़ेगा वो नरेंद्र मोदी के नाम पे पड़ेगा? पंकज, पहले तो हमें इतने महत्वपूर्ण विषय को इन चीजों से नहीं जोड़ना चाहिए। ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का सवाल है। और मैं अपील करूंगा अपनी भारतीय जनता पार्टी की भी बहन से कि वो इस विषय को थोड़ा गंभीरता से और विस्तार से समझने का प्रयास करें। हमारे यहाँ जो चुनाव की पद्धति है, उसमें जो हमारा जो निकाय चुनाव है, जो स्थानीय चुनाव है, वो राज्य के अधीन होते हैं
और दूसरी बात है, मान लीजिए आपने एक बार चुनाव करा दिया, तो क्या गारंटी है कि त्रिशंकु विधानसभा नहीं आएगी? क्या गारंटी है कि कोई जो विधानसभा चुन के आएगी वो बीच में छूट नहीं जाएगी, उसमें तोड़फोड़ नहीं होगी, या वो सरकार गिर नहीं जाएगी? क्या इस सब को रोक लग जाएगी? मेरे कहने का मतलब है कि इस विषय पर पक्ष विपक्ष और जितने भी इसके आयाम हो सकते हैं, सब पे विस्तार से लंबी चर्चा होनी चाहिए, खूब चर्चा होनी चाहिए। 10 साल का समय था मोदी सरकार के पास, इस पर, इसके सारे संवैधानिक प्रावधानों पर लंबी बहस होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि जब जो पंकज जी, जो सवाल मैंने पूछा था जरा उसका भी एक छोटा सा उत्तर दे रही तो आगे बढ़ो। इस देश के आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ सकते हैं। वैसे ही जो 1994 का एसआर बोम्मई का केस है, उसमें भी यही बात कही गई थी, और उसमें संघवाद को बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा माना गया है। आप राज्यों के जो के प्रतिनिधियों से चुने जाने का और शासित होने का जो अधिकार है जनता का, उसको नहीं छीन सकते। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये जो हमारी संसदीय व्यवस्था है, जो हमारी संवैधानिक मूल्य मान्यताएं हैं, ये उससे बड़ी नहीं है, ये बहुत छोटी चीज है। अश्विनी जी, एक बार आप, पंकज जी कह रहे हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये उस पे आघात है, अगर ऐसा होता है तो? नहीं, आघात तो नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर फेडरल स्ट्रक्चर इसलिए कि चुनाव राज्य का विषय है। जब राज्यों का चुनाव होता है तो राज्य के विषय को राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। निकायों का चुनाव होता है, पंचायतों का चुनाव होता है, तो वो राज्य के सूची में है, तो उनको नियंत्रित करने के लिए मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर के बजाय वो राज्यों की कंसेंट, राज्यों की मंशा और राज्यों के जो पावर है संविधान में, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं हुआ, लेकिन अब चुनाव एक साथ करने के लिए संभव बनाने के लिए जो आर्टिकल 83 है हमारा, जो हमारे संसद में सदन की अवधि से की बात करता है, 5 साल का जहां जहां पीरियड होगा। आर्टिकल 85 है जो लोकसभा के विघटन की बात करता है। आर्टिकल 172 है जो राज्य में विधानसभा की टेन्योर की बात करता है। इन सब में उनको एक रूप लाने के लिए, क्योंकि विभिन्न कई चुनाव मिड टर्म पोल हो रहे हैं, कुछ हो रहा है। पंकज जी ने कहा मान लीजिए आपने चुनाव करा लिया, एक साथ करा लिया, 4 महीने बाद वो सरकार गिर गई, 6 महीने बाद गिर गई, जो स्थिति हमने देखी मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? वहां फिर चुनाव होगा। इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल चैलेंजेस बहुत हैं। अगर ये इलेक्शन रिफॉर्म में आता है, इसके लाभ की हम बात करते हैं, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि इसकी हानियां क्या हैं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो जो व्यावहारिक पहलू है उस पर डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो संविधान का मौजूदा ढांचा है वो एक साथ चुनाव कराने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1951 है, जिसमें तमाम अमेंडमेंट्स हुए, पहले इलेक्शन हुए पहले, उसके बाद भी तमाम अमेंडमेंट्स होते गए, और लोकसभा राज्यसभा के जो नियमों में संशोधन हुई वो भी आपको भी एक लेकर आना पड़ेगा। दूसरा, जो लॉ कमीशन है हमारा, लॉ कमीशन ने साफ तौर पर कहा कि राज्य विधानसभाओं की कम से कम न्यूनतम 50% कंसेंट की आवश्यकता होगी। तीसरा, विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं वो बेतरतीब होते हैं। राज्यों में क्या है, राज्यों के मसले, राज्यों में जो डेवलपमेंट के इश्यूज होते हैं और केंद्र में डेवलपमेंट के इशू होते हैं, ये भी आपको निकाय में, पंचायत चुनाव में विभिन्न होता है, विधानसभा चुनाव में विभिन्न मुद्दे होते हैं, लोकसभा चुनाव में विभिन्न मुद्दे होते हैं। तो एक साथ चुनाव होने पर मुद्दों को कैसे आप पब्लिक फ्रेंडली बनाएंगे, इस पर भी बात करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन एक फिर भी अगर हम देखें, नीति आयोग को देखें और तमाम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, उन सब ने कहा भी कि कंट्री की ग्रोथ के लिए और इकोनॉमी को बचाने के लिए, जनता के पैसे को बचाने के लिए, ऐसा भी नहीं कि इस फॉर्मूले पर काम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे अमेंडमेंट्स की जरूरत इसमें पड़ेगी। ठीक है निगत जी, पंकज जी कह रहे साहब 9.5 साल से सरकार थी, तब आपने ये सब बात क्यों नहीं करी? संघीय ढांचा जो है देश का, ये उस पर आघात का इतने दिन से बात करते, स्टेक होल्डर्स से बात करते, कहा जब अलायंस एक हो रहा है, सब लोग साथ आ गए, जमीन खिसक रही है, तो आपने ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की थ्योरी दे दी। निगट जी, पहली बात तो ऐसी इस प्रकार की कोई थ्योरी दी ही नहीं थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, मेरे साथी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जो हैं, उन्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव होंगे। ऐसा नहीं है कि चुनाव खत्म कर दिए जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब 1951 से 1967 तक
जब गलत नहीं था तो आज आप इसको गलत कैसे ठहरा रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए। नीति आयोग ने तो दोबारा प्रॉपर एनालिसिस करा साइमल्टेनियस इलेक्शन का, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, इसकी प्रॉपर चर्चा हुई है कि क्या इसके फायदे होंगे और क्या नुकसान हो सकते हैं, और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री कमेटी इसीलिए बनाई गई है ना कि चर्चा होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस प्रवक्ता इस समय इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे उन्हें ये कह दिया हो कि 18 से 22 तारीख तक विशेष सत्र है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद उसमें अपेक्षित है। अरे विपक्ष भी अपेक्षित है ना भैया, 5 दिन का सत्र है, चर्चा होगी, बिल पास होगा, राज्यसभा में होगा, लोकसभा में, चाहे कोई भी बिल हो या ना हो, अगर होता है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह होगा, ये तो विधानसभा में भी होगा। तो आप लोग इतने घबराए काहे रहे हैं? पंकज जी, घबराहट किस बात की है, निगट जी पूछ रही हैं। अरे 5 दिन देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और पहले जब चुनाव हुए तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई विरोध है। अगर ऐसा होता तो पहले भी ना होता। सवाल ये है कि संसदीय गणतंत्र को आपने स्वीकार किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आग्रह करता हूं कि इसकी गंभीरता को समझें। इसको मतलब बहुत राजनीतिक झगड़े का मसला नहीं है, ये सबको मिलकर करना होगा। और अगर ये इसका हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? अगर विरोध होता तो 52 में, 57 में, 67 में, 62 में क्यों? अरे बहन जी बोलने दीजिए, आपने बोला है, शांत रहिए। मैं बड़े अदब से आपसे कह रहा हूँ कि मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप जब कह रहे थे तो आपने कहा, आप शांत रहे, मैं आपको बात पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। आप सुनना ही नहीं चाहती, अब क्या कर सकते हैं? आप सुनना नहीं, अभी आप सुनना नहीं चाहती तो क्या कर सकते हैं? यही प्रॉब्लम है। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी हो या तमाम इस देश के दल हैं, उनके सामने ये बात आती, लंबे समय से इस पर बात होती, तरीका खोजा जाता, और भारतीय जनता पार्टी सरकारों को गिराने और तोड़ने में न जुटी होती। बहुत जगह तो चुनाव इसीलिए हुए कि आपने सरकारें तोड़ी। या तो आप ये कह दीजिए, अरे भाई, इनको चुप कराएंगे या फिर मैं ही चुप हो जाता हूँ? बोल लेने दीजिए। सवाल पूछ रही हूँ, ये क्या तरीका है बात करने का? क्या तरीका है भाई? पंकज जी, वो एक सवाल पूछ रही है निगट जी आपसे। निगट जी, आप पूछिए पंकज जी से सवाल। बस पंकज जी, मेरे भाई, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। एक सवाल का जवाब हाँ या ना बोल दीजिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर कानून आता है संवैधानिक तरीके से, आप इसको पास करने में इंटरेस्टेड होंगे या आप इसकी खिलाफत करेंगे, आप इसकी मुखालिफत करेंगे या अगर भारतीय संविधान के ढांचे पर, बुनियादी ढांचे पर कोई चोट नहीं होती है, अगर सब लोग इस पर सहमत होते तो हम क्यों विरोध करेंगे भाई? भारत के संविधान ने नहीं, आप अरे भाई, आप विचार का यही दिक्कत है। आप कह दीजिए कल कि आप अपने बेटे को मारना बंद कर दिया है या नहीं, इसका हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। ऐसे थोड़ी सवाल होता है। अरे पहले तो आप जो है इस पे अगर गंभीर होते तो आप 10 साल से इस पर 10 चर्चा करा चुके हो। नहीं पंकज जी, मेरा भी ये सवाल है, मूलभूत तरीके से अगर ये बिल आता है इस पर, क्योंकि चर्चा चल रही है, तो आपका स्टैंड क्या है? क्या आप चाहते हैं? ठीक है, चर्चा हो अपनी जगह, एक विस्तृत चर्चा हो, मैं भी मानता हूं। क्या आप मानते हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए? सैद्धांतिक रूप से बता दीजिए। भारत में भारत का संविधान सर्वोपरि है। भारत का संविधान कहीं नहीं कहता कि एक साथ चुनाव नहीं हो सकते, लेकिन भारत का संविधान यह भी कहता है कि विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल है। भारत का संविधान यह भी कहता है कि राज्यों को अधिकार है कि स्थानीय निकाय चुनाव वो कराएंगे। हाँ। तो भारत के संविधान में जो अधिकार और दायित्व दिए गए हैं, उनके आलोक में बना हुआ कोई भी कानून जो हमारे संघवाद पर चोट न करता हो, तो आता हूं प्रवीण कुमार जी। प्रवीण कुमार जी, आप देखिए, हर 3 महीने 4 महीने में चुनाव होता है, नेताओं को रैली करने जाना पड़ता है, वर्कर्स को बुलाना पड़ता है, ढेर सारा पैसा खर्चा होता है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर लोड होता है, मशीनें भेजिए, फिर मशीन मंगवाइए, फिर सारे आंकड़े इकट्ठा करिए, फोर्सेस को लगाना पड़ता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। सहजता नहीं होगी। एक बार आप गए, आपने वोटर भी गया, एक वोट डाला अपने राज्य के लिए, एक वोट डाला अपने देश के लिए, 5 साल तक कोई चुनाव नहीं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो है वो नियत के ऊपर खड़ा होता है। अंबेडकर जी ने भी कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि चाहे कानून या संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको अगर लागू करने वाले लोग ठीक नहीं हुए तो वो सबसे खराब कानून जो है वो बन जाएगा। तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीयत क्या है? भारतीय जनता पार्टी की नीयत जो है देश का पैसा बचाने की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत जो है वो फेडरलिज्म को बचाने की नहीं है, फेडरलिज्म को मजबूत करने की नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ आगे आने वाला चुनाव जो है वो दिख रहा है। 4 राज्यों में अभी जो चुनाव है, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारने वाली है, उनका सर्वे में आ चुका है। इसलिए ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो लोकसभा के इलेक्शन है और विधानसभा इलेक्शन है इकट्ठे करा दिया जाए, ताकि जो है देश का मुद्दा डाइवर्ट हो जाए
देश को पूरी तरीके से, जैसे इन्होंने डिमोनेटाइजेशन में लाइन में खड़ा कर दिया था और कहने लगे थे ये देशभक्ति का काम है, जिसमें आज तक डिमोनेटाइजेशन में सारा पैसा जो है रिकवर तक नहीं हो पाया। इस तरीके की ये तकनीक, इस तरह की स्ट्रेटेजी जो है भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह करने की लाती है। निगट जी रिप्लाई कर दीजिए। मुझे नहीं पता कि 2000 के नोट बंद, प्रवीण जी आप जवाब सुनिएगा या शुरू कर देना खत्म होगा। ये बड़ी भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं यहाँ पर देश कि को भारतीय गुमराह जनता करना पार्टी की चाहती है। सरकार है। अरे सुनिए मेरी बात, मेरा अब्बास मेरा नाम है, मेरे भाई बात सुनिए। ये बड़ी यहाँ पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ना वो अलायंस से डर गई है, यही कारण है, ये सब कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी, सभी को पता है लोकसभा के लिए वो सबसे बड़ा राज्य है। हाँ, अपनी पत्रकार हमें बताते कि आप उत्तर प्रदेश जीतते तो आप समझे केंद्र सरकार में आप ही सरकार बनाएंगे, लेकिन वो भी तो आएगा ना इसी के अंदर। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो जिस प्रकार आप कर्नाटक का गाना गा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी तो वही होगा। अभी 1.25 साल 1.5 साल सरकार बने हुआ है भैया, यहाँ पर भी तो दोबारा चुनाव होगा। आप लोग अपने फायदे की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ना कि मीठी मीठी तो वाह कड़वी आ रहा हूं पंकज जी, आ रहा हूं। ऐसा काम मत करिए, ऐसा काम मत करिए। मुझे बताइए यहाँ पर संविधान और आपने का मंशा, आपने का मंशा, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी पे चुप रहती है, महंगाई पे चुप रहती है। आ रहा हूं धर्मेंद्र जी, आ रहा हूं। प्रवीण जी एक मिनट, निगट जी एक मिनट आ रहा हूं। प्रवीण जी एक बार धर्मेंद्र जी को जोड़ो। धर्मेंद्र जी मान लीजिए विपक्ष कहता है कि आप हिमाचल का और कर्नाटका का एग्जाम्पल ले लीजिए जो पंकज जी ने दिया। बीजेपी, एक मिनट निगट जी, एक मिनट आ रहा हूं। बीजेपी भी कह सकती है साहब आप गुजरात का एग्जाम्पल ले लीजिए, हाल ही में चुनाव हुआ। तो साहब ऐसे कहीं ना कहीं तो चुनाव के लिए राज्य जा रहे हैं और कई राज्य चुनाव से निकलकर आ रहे हैं, तो कहीं कम होगा कहीं ज्यादा होगा, उसमें सभी पार्टियां इन्वॉल्व है, रीजनल आउटफिट्स भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। तो कहीं ना कहीं एक लाइन पे तो कंसेंसस बनना ही पड़ेगा और कभी ना कभी तो टफ कॉल लेनी ही पड़ेगी। कब लेनी है राकेश जी? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ही यही होती है कि मान लीजिए, और मान लेने पर ही हम लोग पिछले 3 दिन से उसमें मान लीजिए उसमें लगे हुए हैं। आज देश की जो सबसे बुनियादी समस्या है, सीमा सुरक्षा के लिए कानून भी है, देश का हर नागरिक कंसर्न भी है, हर किसी के मन में ये भी है कि हमारे देश की 1 इंच जमीन भी ना जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाइना 4600 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा करके बैठा है। काश उस पर इतनी बहस हो जाती है, जो काम हो चुका है। धर्मेंद्र जी मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, चीन पर मैंने बहुत सारी डिबेट्स करी है, आप कहिएगा तो मैं लिंक भेज दूंगा। एक मिनट निगट जी आ रहा हूं, निगट जी एक मिनट आ रहा हूं। धर्मेंद्र जी मैं आपसे बहुत सिंपल और सवाल पूछ रहा था कि कई राज्य बीजेपी के पास है, कई रीजनल आउटफिट्स के पास है और कई कांग्रेस के पास है। ऐसा नहीं होगा कि कोई राज्य है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही है जो जिसमें अभी चुनाव हुआ। आपके पास कर्नाटक है, विपक्ष के पास हिमाचल है, उधर उत्तर प्रदेश है, गुजरात है। मेरा सवाल ये है आप चीन तक चले जाते हैं। एक मिनट निगट जी एक मिनट आ रहा हूं धर्मेंद्र जी के पास। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चले जाएंगे, नहीं लेकिन किसी पूंजीपति को दे देंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो बुनियादी चीजें हैं उसे क्यों भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की इतना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रहा हूं धर्मेंद्र जी, एक बार पंकज जी के पास। पंकज जी सवाल यही है, आप कर्नाटक का एग्जाम्पल दीजिए, हिमाचल का दीजिए, बीजेपी गुजरात का एग्जाम्पल देगी, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देगी। कहा साहब कहीं तो वो मोड़ आएगा जहां साथ खड़े होना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज विपक्ष को करना पड़ेगा, कुछ पक्ष को करना पड़ेगा, और जो भी कुछ है वो लोग कह रहे हैं साहब देश का पैसा बचेगा। नहीं, एक पहली बात तो मैंने पहले जब कर्नाटक का और हिमाचल का उदाहरण दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश की जनता और गुजरात की जनता को आप बार बार इलेक्शन में डाल सकते हैं। ये पूरे देश के ये राज्यों का मसला है। देखिए मैंने पहले कहा बोला तो आपने बोलने लगी वो। निगट जी एक मिनट, उनको कंप्लीट, मेरा सवाल उनसे, मैं उनसे एक बार उत्तर ले लूं, आपके पास आ रहा हूं फिर दुबे जी के पास आ रहा हूं। पंकज जी कंप्लीट करिए। सुन तो लीजिए, 4 लाइन सुनने का धैर्य रखिए, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, थोड़ा तो धैर्य रखिए। मेरे कहने का मतलब है कोई भी राज्य हो जहां पे चुनाव हो गया वहां पर आप फिर साल भर बाद चुनाव की बात कर रहे हैं तो 5 साल का जो संवैधानिक जो अधिकार है वो क्या कहां जाएगा। और दूसरी बात, मान लीजिए आप एक बार करा लेते हैं तो दूसरी बार क्या गारंटी है कि सरकार नहीं गिरेगी। जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में घूम घूम के ऑपरेशन लोटस चलाती है और उसको मास्टर स्ट्रोक बताती है सरकार तोड़ना गिराना, वो बता रही है कि अब उसके बाद क्या चुनाव नहीं होंगे। आप संविधान का कुछ आपको ज्ञान है कि नहीं है। एक फिल्म आई थी अभी बवाल, उसमें एक डायलॉग है कि माहौल ऐसा बनाओ कि लोग रिजल्ट भूल जाएं। तो ये वही कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा बड़ा बड़ा करने की बात करने की कोशिश करते हैं जिससे कि जो बुनियादी समस्याएं हैं, ठीक है, आप
जो स्थिति है इस देश की, आप भुखमरी में कहाँ हैं, आप बेरोजगारी में ठीक कहाँ है हैं? पंकज जी, आप आप जरा इस- उत्तर सुनिएगा, क्योंकि निकट जी बात बीच में नहीं होनी बोली थी। चाहिए। मैं भी चाहता हूं कोई ना बोले एक दूसरे के बीच में। निकट जी, सिंपल सवाल उन्होंने पूछा है, क्या बीजेपी माहौल तैयार कर रही है? मुझे एक बात बताइए, इन्हें बड़ी चिंता हो रही है, ये वन नेशन वन इलेक्शन को इन्हें समझना पड़ेगा, इन्हें संविधान को समझना पड़ेगा। और जानकारी में दुरुस्त कर देती हूँ दोबारा। अरे आप पहले मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, हाँ या ना में, फिर मैं अपनी बात रखूंगी कि वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में या विरोध में। नहीं, उन्होंने कहा सैद्धांतिक रूप से आपके साथ है, लेकिन संविधान पर कोई चोट नहीं होनी चाहिए, पहले बोल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे पहले आप अपना ड्राफ्ट तो दीजिए, आप ड्राफ्ट तो दीजिए, अरे बच्चा सुनिए तो, बिल का ड्राफ्ट तो दीजिए। अरे सुनिए ना मेरे भाई, सुनिए ना। ड्राफ्ट आने से पहले चुनाव करवाएंगे, फिर चुनाव के बाद ड्राफ्ट देंगे, फिर 2 चुनाव बाद चर्चा करेंगे। इन्हें चुप कराइए तो मैं बोल दूंगी। निकट जी बोलिए। सबसे ज्यादा तो आप ही बोल रहे हैं, आप बोले अपने आप चुप हो जाएंगे। भाजपा वाले बनेंगे देश में, नाम बदल बाकी लिए हो सबके मुंह क्या? पे सील लग जाएगा। अरे नाम बदल लिए आपसे हो ज्यादा मेरे तो भाई। कोई बोल ही नहीं रहा मैडम, आप क्यों परेशान करेंगे? निकट जी कंप्लीट करिए ना एक बार। बीजेपी माहौल बना रही है क्या? अरे हमें माहौल बनाने की जरूरत ही नहीं है। पिछले 9 वर्षों में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश का विकास हुआ है, भारत की जनता का विकास हुआ है, माहौल अपने आप बन गया है। माहौल बन गया है, तभी तो ये घमंडिया अलायंस डर गया है और आकर समय के, जैसे मैंने कहा, जानी दुश्मन एक साथ खड़े हो गए हैं। कारण यही है, माहौल तो बन चुका है, इनको पता चल चुका है। मैंने कहा ना, इन्होंने, ये तो वो अलायंस है जिन्होंने अपनी मूवी का ट्रेलर लॉन्च करा और ट्रेलर में ही बता दिया कि दी एंड मूवी का कैसे होगा। और यही कारण है कि अब लोग इनकी मूवी थिएटर में देखने जाएगी नहीं, पैसा बर्बाद नहीं करेगी। या तो मामला वोट का है। खैर, अब बात कर लेते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। मेरे भाई, वन नेशन वन इलेक्शन आज हो, कल हो, 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, ये पहले हो, जब भी होगा इस तरह की चीजें होंगी कि हाँ, कुछ राज्य के चुनाव आने वाले होंगे और कुछ के अभी अभी हुए होंगे। आज नहीं तो कल करना तो है, देश के लिए बेहतर है, देश की जनता के लिए बेहतर है। टैक्स पेयर्स का पैसा बचेगा, बच्चों की जो स्कूल में चुनाव के लिए जो सेंटर लगते हैं, बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है, वो समय बचेगा। जो स्कूल में जो ट्रैफिक हो जाता है रैलियों की वजह से, वो जनता का समय बचेगा। 60,000 करोड़ का जो पिछली बार खर्च हुआ था लोकसभा के चुनाव में अलग अलग पार्टियों का, केंद्र सरकार का, वो सब बचेगा। जो अलग अलग पॉलिसीज में, रिफॉर्म्स में इस्तेमाल किया जाएगा। बेटर गवर्नेंस होगी, यही सब तो होगा। इकोनॉमी बेहतर होगी, यही तो होगा। अरे वन नेशन वन इलेक्शन के साथ अगर आप खड़े होंगे तो इस तरह की बातें नहीं करेंगे। और अलग अलग राज्य में चुनाव हो रहा है। और आपकी एक और बात, अगर बीच में सरकार गिर गई तो पहली बात तो इन्हें डर सताता रहता है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये एक पार्टी तो मिलकर सरकार बना नहीं सकती। इन्हें पता है कि गवर्नमेंट अलायंस मिलकर हर जगह सरकार बनाने की कोशिश करेगा। कोई कभी छिटक जाएगा जी हमें मुख्यमंत्री बनना है, कोई कभी छिटक जाएगा हमें मुख्यमंत्री बनना है। इस कारण इनकी सरकारें गिरेंगी तो इन्हें बड़ी चिंता होगी। प्रवीण जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए, उसके बाद जाना है दुबे जी के पास। प्रवीण जी, अरे 10 सेकंड दीजिए ना। देखिए, निखिल जी ने बहुत सही बोला कि माहौल बन चुका है, माहौल बन चुका है। देश में पूरी तरीके से बेरोजगारी को उखाड़ फेंकने के लिए माहौल बन चुका है, महंगाई को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने के लिए माहौल बन चुका है। चाइना के खिलाफ जो तो प्रवीण जी कहिए ना आप लोग कि हाँ चुनाव कराइए साहब, एक साथ कराइए। दिल्ली का भी चुनाव हो, लोकसभा का भी चुनाव हो, इंडिया अलायंस एक साथ फाइट कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है, वो तो कराएगी, चाहे हम चाहे कहे चाहे नहीं कहे, वो तो अहंकार में डूबे हुए हैं। उनके तो जो मर्जी है, उन्हें तो लग रहा है वही शासक है, वही राजा है, वही सब कुछ है। और मैं तो उनको ये भी कहना चाहूंगा, उसे भी अपना सुधार होगा, उसने ये ठीक था। तो वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन पूरे देश में चाहे कैसे भी इलेक्शन करा ले, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी इस देश से जाने वाले हैं और इंडिया का गठबंधन ठीक है, आ रहा हूं आप पर। एक बार अश्विनी दुबे जी के पास जाना। अश्विनी दुबे जी, ये थोड़ा सा दर्शकों के लिए मान लीजिए कि जो ये 5 दिन का स्पेशल सत्र बुलाया गया है पार्लियामेंट का, मान लीजिए हाइपोथेटिकल है, कोई मेरे पास बुलेटिन नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है, कोई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अभी बैठक नहीं हुई, मान लीजिए कि ऐसा होता है, संशोधन ले आती है, ज्वाइंट सेशन बुलाकर 2/3 मेजॉरिटी से पास भी हो जाता है। मैं कह रहा हूं 22 तारीख को हो गया साहब पास, 22 सितंबर को। उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी? पहला, कितना वक्त लगेगा? और ये जो कमेटी बनी है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अगुवाई में, इसका क्या काम होगा? कमेटी तो जो असेसमेंट है वो पूरे देश में असेसमेंट करके और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ट्रू लेटर स्पिरिट में, उस पर काम करेगी। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की कहां जरूरत है, क्योंकि वो संविधान के संरक्षक भी रहे 5 सालों तक, देश के हमारे राष्ट्रपति रहे, तो कहां पर कैसे, और वो लॉयर भी हैं, तो वो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी इस बात को समझते हैं। लेकिन सवाल यह है, देखिए, इस चुनाव की, एक देश एक चुनाव की अवधारणा में कोई खामी नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी जिसका विरोध कर रहे हैं, उससे लगता है कि निकट भविष्य में लागू कर पाना संभव नहीं है। और हर समय ये मानना पड़ेगा आपको कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है चुनावी चक्रव्यूह में घिरा हुआ है। अब इसी देश में
अगर हम देखें तो एक देश एक कर हम लागू कर सकते हैं, जीएसटी लागू कर दिया, तो ऐसा नहीं एक वन नेशन वन इलेक्शन जो पहले रहा वो नहीं लागू हो सकता। लेकिन सवाल यह है कि अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 352, इन सब के बारे में जो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के लिए क्या क्या कैसे कैसे स्टेट्स का रिमाइंडर पीरियड फिक्स करेंगे वो देखना पड़ेगा। कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करके आपका किसी सरकार को आप खत्म करेंगे कि एक आप इस पोल में आइए। मतलब एक लंबी प्रक्रिया है और विपक्ष का बैरिकेड है, उसको सरकार को पार करके जाना होगा। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। आप तमाम मेहमानों ने अपना कीमती समय निकाला, देश का सवाल का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया। अभी तक कोई बिल नहीं है, बीएससी नहीं है, लेकिन इस बात की चर्चा है कि जो 5 दिन का स्पेशल सत्र बुलाया गया है, सरकार उसमें बिल ला सकती है। हमको इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात भी सच है कि देश में हर समय एक चुनावी माहौल होता है। ऐसे में अगर देश में एक साथ चुनाव होता है तो इससे पैसा भी बचेगा और विकास की गति भी बढ़ेगी। देश के सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।